Hey everyone, welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay पेपर। इस वीडियो से हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसको आप अपने एसे में यूज़ कर सकते हो अगर एसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। सो हाउ बायोडाइवर्सिटी कैन इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ सिटीज, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। जीएस के पर्सपेक्टिव से भी आप कुछ कुछ पॉइंटर्स निकाल सकते हो, बट स्पेशली ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको डेजर्ट में रहना है, मरुस्थल में रहना है या फॉरेस्ट में रहना है, तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? क्या चूज करोगे आप, डेजर्ट या फॉरेस्ट? ज्यादातर लोग फॉरेस्ट में रहना पसंद करेंगे। वाई? बिकॉज डेजर्ट में तो बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, पानी नहीं मिलेगा आपको, वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है, खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह ये सब भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको शेड मिल जाएगी, ट्रीज आपको शेड प्रोवाइड करेंगे, ट्रीज से आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारी वाटर सोर्सेस भी आपको मिलेंगे। तो वाटर है, खाने के लिए है, शेड है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कहां पर ज्यादा है? फॉरेस्ट में ज्यादा है, राइट? सो दैट इज देयर, वाटर मिलेगा, फूड मिलेगा, शेड मिल जाएगी। सो यू वुड, बट यू नीड टू ओवरकम योर फियर्स। वाइल्ड एनिमल का जो फियर होता है उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अब फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। दे आर द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रहते हैं, दे वांट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। लेकिन अगर आप उसको वाइडर पर्सपेक्टिव पे देखोगे, वाइडर पर्सपेक्टिव पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल आर कनेक्टेड एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग अ फाइन बैलेंस इन द लार्जर इकोसिस्टम, राइट? तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जिसमें हमको डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट? सो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। 20th सेंचुरी में क्या हो गया था कि ये पार्क की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जो एपेक्स प्रीडेटर्स था यहाँ पे, वुल्व्स, ये भेड़िए, ये काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट हो गए थे, इनको दे वर हंटेड डाउन। सो उनका एक्सटिंक्शन हो गया था काइंड ऑफ। तो जब एपेक्स प्रीडेटर नहीं रहे तो जो डियर्स थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब डियर है वो क्या करेंगे? ग्रासेस, दे विल ईट ग्रासेस। उससे क्या हुआ? ओवर ग्रेजिंग हुई तो सॉइल थी, सॉइल इरोजन होने लगा, ठीक है। पूरा इकोसिस्टम है ना वो तबाह होने लग गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम वुल्व्स को री इंट्रोड्यूस करेंगे नेशनल पार्क में। और उनके री इंट्रोडक्शन के बाद जो ये ओवर पॉपुलेटेड डियर थे और एल्क पॉपुलेशन थी, ठीक है, इनको ये वुल्व्स ने खाना स्टार्ट किया, जिससे कि जो ओरिजिनल इकोसिस्टम में बैलेंस रीस्टोर हो पाया, राइट? सो री इंट्रोडक्शन ऑफ वुल्व्स लेड टू रिवाइवल ऑफ थ्राइविंग नेशनल पार्क वी नो टुडे, राइट? सो हर ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम, ठीक है। अब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोर देन 75% फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको इंसेक्ट्स और एनिमल्स की जरूरत होती है अगर उनको पॉलिनेट करना है। पॉलिनेशन के लिए उनको इंसेक्ट्स और एनिमल की जरूरत होती है, जैसे वास्प हो गया, बटरफ्लाईज हो गई, बैट्स हो गए, ये बर्ड्स हो गई। तो ये सारे क्या है? पॉलिनेटर्स हैं। तो इनके बिना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जो फ्रूट्स हैं या ये जो ट्रीज हैं, राइट? सो दे कैन नॉट मल्टीप्लाई विदाउट द पॉलिनेटर इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाईज, बीज। सो बिसाइड द कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, there is a fascinating fungal kingdom which connects tree and plants. So plant and animal kingdom interconnected है, इंटरडिपेंडेंस है दोनों के बीच में, ये हमने देखा पॉलिनेशन के थ्रू। अब वो राइटर बोलते हैं कि फंगल किंगडम के बारे में हम बात करते हैं, ये ट्रीज और प्लांट को कनेक्ट करता है, ठीक है, फंगल किंगडम। अब जो फंगी है, फंगल किंगडम, फंगी में मशरूम भी इंक्लूड होता है, और ये कहां पर मिलते हैं? मोस्टली हमें जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स के पास हमको मिलते हैं फंगीज। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ट्रीज होते हैं ना, दे टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें करते हैं एक अंडरग्राउंड नेटवर्क के थ्रू, और इस अंडरग्राउंड नेटवर्क से वो आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी ट्री को कोई डिसीज हो गई तो वो अपने बगल वाले पड़ोसी ट्री को अलर्ट कर देगा डिसीज के बारे में। अब उस थ्रेट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग जो ट्रीज हैं वो क्या करेंगे? या तो प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेंगे या इन्फेक्टेड ट्री से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेंगे।
इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को, इस अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बोला जाता है वुड वाइड वेब, WWW, वुड वाइड वेब। सो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, तो यहाँ ट्रीज के लिए क्या है, वुड वाइड वेब। तो ये इंपॉर्टेंट एक कैची फ्रेज आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो प्लांट्स टॉक टू ईच अदर यूजिंग एन इंटरनेट ऑफ फंगस। देख रहे हो आप ये। सो अगर इस ट्री में इन्फेक्शन हुआ तो कम्युनिकेट कर लेगा, तो अब ये ट्री या तो ये ट्री तो प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेगा या इससे डिस्कनेक्ट कर लेगा। सो वुड वाइड वेब, वुड वाइड वेब, राइट। सो ऑब्जर्विंग नेचर मेक्स यू रियलाइज दैट नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। जैसे कि हमने वुड वाइड वेब के थ्रू देखा भाई, एक ट्री में इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे ट्री को कम्युनिकेट कर दिया ताकि दूसरे ट्रीज बच सकें। सो हैंस द टर्म नेचुरल इंटेलिजेंस। सो आपको नेचुरल इंटेलिजेंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। Just like artificial intelligence, we have only scratched the surface in our understanding of it. So natural intelligence को भी हम बहुत कम समझते हैं, जितना हम artificial intelligence को समझते हैं शायद उससे भी कम समझते होंगे। So step back and think about the complexity of the way the human body function. So human body किस तरीके से function करती है वो भी बहुत complex है, अभी हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है, वो कैसे एनर्जी क्रिएट करता है, कैसे वो एक यूनिक जेनेटिक कोड क्रिएट करता है, और कैसे जो लाइफ है वो सर्वाइव करती है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करता है, ये एक सिंगल सेल का काम है, एक सिंगल सेल का कमाल है, राइट। सो प्लांट किंगडम में भी क्या होता है, प्लांट किंगडम में हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल सन की एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि प्लांट ग्रो करते हैं, राइट। So humans, they are investing resources on trying to understand how the human body behaves and finding ways to change how it behaves through medicine for centuries. We realized human have a genetic code only 200 years ago. So हमको 200 साल पहले ही पता चला कि humans के पास जेनेटिक कोड होता है, एंड वी आर ओनली बिगिनिंग टू इवन अंडरस्टैंड हाउ जीन्स वर्क नाउ। तो अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है व्हेन इट कम्स टू जीन्स। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होती है ना, क्योंकि हमको इनकी जो फंक्शनिंग है, कैसे ये इवॉल्व होंगे, कैसे ये फंक्शन करेंगे, कैसे ये इकोसिस्टम को इंपैक्ट करेंगे, ह्यूमंस को कैसे इंपैक्ट करेंगे, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए जीएम क्रॉप्स के कुछ ओपोनेंट्स हैं जो अभी ये चाहते हैं कि आप इनको ग्रो ना करें, अदरवाइज इकोसिस्टम में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, ह्यूमन लाइफ खतरे में आ सकती है। सो फिलॉसफी हैज बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर विद ईच अदर अगेन फॉर सेंचुरीज। इसी तरीके से जो फिलोसफिकल लेवल पे आप बात करो तो वो भी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमारी जो स्पीशीज है, जो ह्यूमन स्पीशीज है, उसके मोटिवेशन डिफरेंस होते हैं, और ये सब हमको कैसे पता चलता है कि वॉर्स, क्राइम्स ये हो रहे हैं ना, तो मोटिवेशन डिफरेंट है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स हैं, तो इसको भी अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अ थ्राइविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब होते हैं। They are different from human-made green park. The diversity of the forest builds the resilience and adaptability of an ecosystem. So, thriving biodiverse ecosystem not only provides for clean air, water and food, but also help us cope with the natural disaster, disease and climate change. अब कैसे हम ये biodiverse species build कर सकते हैं? तो हमको trees और ऑर्गेनिज्म उनको स्टडी करना पड़ेगा जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के नेटिव है, वहां पाए जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर हमको नेटिव प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम ओरिजिनल इकोसिस्टम को रीस्टोर कर सकें, और हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो हमको इसके बारे में राइटर लिखते हैं कि भाई यहाँ पे थ्राइविंग बायोडाइवर्स प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये, और इसको रिस्टोर करने की जरूरत है। बिल्डिंग्स वगैरह आपने बना लिए, रोड्स वाइडन कर लिए, तो वी नीड टू टेक एक्शन, प्रोटेक्ट and enhance the biodiversity of city like Mumbai. So coastal erosion को काउंटर करने के लिए हमको मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नेचुरल मरीन हैबिट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। आर्टिफिशियल रीफ्स आप क्रिएट कर सकते हो ताकि मरीन बायोडाइवर्सिटी को एनहांस कर सको। लैंड बायोडाइवर्सिटी की जब बात करते हो तो नेटिव स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट उनको लगाओ आप, ठीक है। वी कैन क्रिएट हैबिटेट कॉरिडोर्स। फिर राइटर बोलते हैं कि हम ग्रीन कॉरिडोर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकेंगे। मेडेलिन कोलंबिया की एक सिटी है, मेडेलिन। यहाँ इन्होंने क्या है, ये ग्रीन कॉरिडोर्स सेटअप किए हैं, ठीक है। तो देख रहे हो जैसे ये रोड है और इसके बगल में ये ट्रीज लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है सिटी का और क्लीन एयर भी हमको मिलती है। सो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने किसी आंसर में भी। So with the creation of Mumbai coastal road, connectivity in the city has been enhanced. So we have a rare opportunity to create a biodiverse green corridor. तो मुंबई में हमको ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश करने की जरूरत है, राइट।
इन द रिक्लेम्ड एरिया बिटवीन द रोड एंड लैंड। सो रोड एंड लैंड के बीच में जो एरिया है ये है ना, रोड एंड लैंड के बीच में एरिया, तो यहाँ पे आप ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश कर दो। सो ए कॉन्शियस फोकस ऑन लैंड एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री कुड ग्रेटली हेल्प एड्रेस द क्लाइमेट इश्यूज वी फेस टुडे। सो आई होप इस वीडियो से आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, वर्ल्ड ये वुड वाइड वेब जैसे कुछ आपको कैची फ्रेजेस मिले होंगे, फंगल किंगडम के बारे में, और कैसे जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये सब आपको पता चला होगा और इसको आप अपने एस्से पेपर में यूज कर पाओगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।